तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस समझाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, पहले हमें यही समझना होगा कि रेजोनेंस होता क्या है। तो हमें समझना है कि रेजोनेंस होता क्या है। हम समझेंगे रेजोनेंस होता क्या है। तो हमने ली एक क्लॉक ली, हमने एग्ज़ाम्पल के लिए एक क्लॉक ले ली, और इस क्लॉक को अगर हमें पता है जब ये क्लॉक जो है ये फ़िक्स पॉइंट पर नहीं रुकी रहती, क्योंकि ये तो एक फ़ोटो है, इस वजह से ये फ़िक्स पॉइंट पर रुकी हुई है। वैसे ये क्लॉक मतलब मूव करती रहती है अलग अलग पॉइंट पर। तो ये मतलब मूव करती रहती है अलग अलग पॉइंट पर। अगर हम इसका फ़ोटो लें तो हमें लगेगा कि ये फ़िक्स पॉइंट पर रुकी हुई है। जैसे अभी इस क्लॉक में 12 बज रहे हैं, 12 ओ क्लॉक हो रही है, ठीक है। तो जैसे अभी ये फ़िक्स पॉइंट पर रुकी हुई है, ऐसी हमारी जो लुईस स्ट्रक्चर होती है वो भी हमें ऐसे ही लगता है कि उसमें ना ये जो बॉन्ड होते हैं, जो बॉन्ड होते हैं और जो चार्ज होता है वो फ़िक्स पॉइंट पर रहता है, बट ऐसा नहीं होता। जैसे ये कंटिन्यूसली मूव करती रहती है क्लॉक, ऐसी हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं बेंजीन का, ठीक है। तो हम एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं बेंजीन का, उसमें देखेंगे कि उसमें रेजोनेंस होता क्या है। और ये लुईस स्ट्रक्चर जो थी वो मतलब वो सभी प्रॉपर्टी को नहीं बता पा रही थी, तो इसी वजह से रेजोनेंस को यूज़ में लिया गया था सभी प्रॉपर्टी बताने के लिए। लुईस स्ट्रक्चर में तो सिर्फ यही पता चला था, जैसे ये फ़ोटो है और इसमें ये फ़िक्स पॉइंट पर रुकी हुई है क्लॉक, तो उसमें भी ऐसे ही पता चला था जैसे कोई स्ट्रक्चर है तो वो भी फ़िक्स पॉइंट, मतलब उसमें भी बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड हो गया या फिर चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, वो भी मतलब फ़िक्स रहता है। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि वे अपने मूव करते रहते हैं। तो हम वो जो है वो एक स्ट्रक्चर बेंजीन के स्ट्रक्चर से देखेंगे तो देखते हैं ये बेंजीन की स्ट्रक्चर है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, और इसमें क्या है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और एक इसमें डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड में होता है एक तो ऊपर वाला तो होता है सिग्मा और नीचे वाला क्या होता है पाई। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसका डबल बॉन्ड का अल्टरनेशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, फिर यहाँ सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड है। अब ये डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा, फिर ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर चला जाएगा। तो अब इस दूसरे स्ट्रक्चर में देखो तो ये वाला जो डबल, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड आ गया, और जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड आ गया, मतलब इनकी पोजीशन चेंज हो गई। जैसे क्लॉक में पोजीशन चेंज होती रहती है सुई की, वो कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, इसी प्रकार बेंजीन में भी जो है ये डबल बॉन्ड की और चार्ज की जो है पोजीशन चेंज होती रहती है। इसी प्रकार इसमें अल्टरनेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल ये जो बॉन्ड है ये मूव करते रहते हैं। इस वजह से रेजोनेंस के कारण जो था इसमें मतलब रेजोनेंस क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण इसकी कई सारी स्ट्रक्चर बनती है, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अब जब इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे भी पॉसिबल है, यहाँ भी पॉसिबल है, मतलब पूरे सर्कल में पॉसिबल है। मान लो ये सर्कल ये, तो ये पूरे सर्कल में पॉसिबल है कि यहाँ जहाँ पे सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे भी डबल बॉन्ड पॉसिबल है। तो हम इस स्ट्रक्चर को तो इस प्रकार ड्रॉ करते हैं, इसे हम रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं, हम इसे रियल स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें हमने एक सर्कल बना दिया, इसे हमने दिखा दिया ड्रॉ करके, जिससे पता चल गया कि यहाँ पे ना पूरी संभावना है कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, यहाँ भी 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 होगा। तो हमने एक पूरा सर्कल ड्रॉ कर दिया, जिससे हमें पता चल रहा है कि ये सर्कल की इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब जो पाई बॉन्ड है वो पूरे इसमें बेंजीन में मूव करते रहते हैं। तो इसे ही बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन सबको तो बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ये क्या होता है, ये सभी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इन दोनों स्ट्रक्चर का ये मिक्सचर है, ये मिक्स है, तो इसे ही बोलते हैं हम रेजोनेंस हाइब्रिड। और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, मतलब एक एरो इधर होगा और एक एरो इधर होगा, इसे बोलते हैं डबल हेडेड एरो। तो इस स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, और इसी कारण ये जो बात है
ये लुईस स्ट्रक्चर जो था बता नहीं पा रहा था, इस वजह से रेजोनेंस का यूज़ किया गया था इसकी प्रॉपर्टी बताने के लिए, क्योंकि रेजोनेंस हमें इसकी सभी प्रॉपर्टी बताता है कि पाई बॉन्ड शिफ्ट भी होते हैं, पाई बॉन्ड शिफ्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं, लोन पेयर शिफ्ट होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ये भी शिफ्ट होते हैं। तो ये सब कौन बताता है? कि हमें रेजोनेंस बताता है, जो कि लुईस स्ट्रक्चर नहीं बता पा रही थी, इस वजह से रेजोनेंस का यूज़ किया गया था। रेजोनेंस इसी वजह से यूज़ किया गया था। अब हम इसकी एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसमें डिस्प्लेसमेंट कह दो या फिर मोमेंट कह दो या डीलोकलाइजेशन कह दो। किस में हो रहा है? कंपाउंड के अंदर होता है, विद इन द कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं डीलोकलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। किसका हो रहा है? जो फर्स्ट वाला मैंने बताया कि सिंगल बॉन्ड को हम सिग्मा बोलते हैं और डबल बॉन्ड को हम पाई बोलते हैं। तो हम इसमें किसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? वो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसमें डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो पाई बॉन्ड का हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं डीलोकलाइजेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड। हम इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इसमें लिखा रेजोनेंस। रेजोनेंस को हम हिंदी में बोलते हैं अनुनाद। इसमें लिख लिया हमने डेफिनेशन में डीलोकलाइजेशन, फिर डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, या फिर मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन द कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर ही तो हो रहा है। अभी तो हमने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो थे मूव कर रहे थे, जैसे क्लॉक में मूव करते रहते हैं ऐसे ही वो मूव कर रहे थे बार बार। तो इसे ही बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को जो मिला के जो स्ट्रक्चर बनती है उसे बोलते हैं हम हाइब्रिड। उसे बोलते हैं हम हाइब्रिड, ठीक है, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड। और ठीक है, तो हम इसे एक बार आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन कंपाउंड इन नेचर, मतलब हमारे यहाँ पे एक निश्चित कंपाउंड पाए जाते हैं इन विच द गिवन स्ट्रक्चर कैन नॉट डिफाइन इट्स होल प्रॉपर्टी। मतलब जो स्ट्रक्चर होती है वो उनकी प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं कर पाती। सच कंपाउंड आर एग्जिस्ट इन नेचर इन मोर देन वन फॉर्म। मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं नेचर में जो जिनकी एक से कहीं ज़्यादा स्ट्रक्चर होती है। उन्हीं स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर और कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो पता चला कि रेजोनेंस होता क्या है। मतलब रेजोनेंस के लिए हमारा सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों का होना ज़रूरी है। अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा तो रेजोनेंस नहीं होगा। अगर पाई बॉन्ड है, फर्स्ट वाला होता है हमारा सिग्मा, सेकंड वाला होता है हमारा पाई, तो अगर दोनों बॉन्ड है तभी हमारा क्या होगा? रेजोनेंस होगा। और मतलब रेजोनेंस में सिर्फ पाई बॉन्ड ही, मतलब पाई बॉन्ड का ही क्यों शिफ्ट होता है, सिंगल बॉन्ड क्यों शिफ्ट नहीं होते हैं? क्योंकि जो सिग्मा मतलब जो सिंगल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं वो वीकली बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण जो होते हैं वे मूवमेंट करते रहते हैं स्ट्रक्चर के, वो कंपाउंड के अंदर, जिसके कारण वे मूव करते रहते हैं कंपाउंड के अंदर। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं इसकी हम इसकी पहले कंडीशंस भी देखेंगे कि रेजोनेंस के लिए कंडीशंस क्या होती है। जैसे हमने बताया कि अभी पाई बॉन्ड होगा, मतलब डबल बॉन्ड होगा तभी उसकी शिफ्टिंग होगी, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी कंपाउंड के अंदर। अगर पाई बॉन्ड होगा तभी शिफ्टिंग होगी। हम इसकी कंडीशंस देखते हैं। तो हमने अभी बताया कि द गिवन कंपाउंड इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो जो मैंने बताया कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मिला के जो रियल स्ट्रक्चर बनती है, रेजोनेंस हाइब्रिड को रियल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। जो उन सभी स्ट्रक्चर को मिला के बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इट इज़ इंट्रामोलिकुलर फिनोमिनन। और ये क्या है? मतलब एक जो कंपाउंड है, जैसे हमने बेंजीन लिया था, बेंजीन के अंदर ही तो हो रही थी, अंदर ही तो मोमेंट कर रहे थे, मतलब जो पाई बॉन्ड थे वही बेंजीन के अंदर घूम रहे थे। तो ये इंट्रामोलिकुलर उसे बोलते हैं, मतलब जो कंपाउंड के एक ही कंपाउंड के अंदर हो, तो ये इंट्रामोलिकुलर फिनोमिनन है। मतलब एक ये कंपाउंड के अंदर ही होती है, मतलब कंपाउंड के अंदर ही मूवमेंट करते हैं, जो एक ही कंपाउंड के अंदर बोलते हैं घूमते रहते हैं, उन्हें बोलते हैं हम इंट्रामोलिकुलर फिनोमिनन। इट इज़ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो है, ये घटना जो है हमारी काल्पनिक है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हमारी सिर्फ काल्पनिक घटना है। ठीक है, रेजोनेंस गिव्स एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल्स। अब ये स्टेबिलिटी देता है मॉलिक्यूल्स को। कैसे देता है? जैसे हमने अभी स्ट्रक्चर्स बनाई। अब जैसे हमारे पास ये बेंजीन थी, इस बेंजीन ने 2 स्ट्रक्चर्स बनाई, तो इसकी एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। जब एनर्जी इसकी लो हो गई तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। मतलब अगर इसके पास कम एनर्जी होगी तो इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है,
क्योंकि जब वो अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। जब एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा कब होगी, जब एनर्जी उसकी कम होगी, और कम कब होगी, जब उसकी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगी। तो स्टेबिलिटी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है 1/एनर्जी के, मतलब प्रोपोर्शनल होती है 1/एनर्जी के, मतलब स्टेबिलिटी तब ज़्यादा होगी जब उसकी एनर्जी कम होगी। अगर एनर्जी ज़्यादा है, अगर एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, फिर कम होगी। ठीक है, तो हम इसकी अभी एक बार कंडीशंस भी देखेंगे। पहले एक बार इसे ही समझ लेते हैं। इट इज़ इंडिकेटेड बाय डबल हेडेड हैरो बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। मतलब जो अभी हमने स्ट्रक्चर्स बनाई थी, उन दो स्ट्रक्चर्स को, स्ट्रक्चर 1 थी और स्ट्रक्चर 2 थी, तो उन स्ट्रक्चर्स को हमने किससे, उन दोनों को स्ट्रक्चर्स को हमने किससे डिनोट किया था, हमने डबल हेडेड एरो से डिनोट किया था। ठीक है, और रेजोनेंस हाइब्रिड अभी बताया, तो वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड। रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन होता है, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड। अब स्टेबिलिटी और चार्ज में भी हम रिलेशन देखते हैं। स्टेबिलिटी और चार्ज में क्या रिलेशन है, मतलब चार्ज जितना कम स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी और चार्ज में क्या रिलेशन है, स्टेबिलिटी ज़्यादा तब होगी जब हमारे पास चार्ज कम होगा, और अगर चार्ज ज़्यादा है तो हमारी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी जो थी इन्वर्स, वो प्रोपोर्शनल होती है 1/चार्ज की। ठीक है, और एक अब हमने बताया था कि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण वे घूमते रहते हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर, जिसके कारण हमारा रेजोनेंस क्रिएट होता है। और सिग्मा बॉन्ड जो होता है मतलब सिंगल बॉन्ड, और पाई बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड। और पाई बॉन्ड लूजली बॉन्डेड होते हैं, जिसके कारण वो मूवमेंट करते रहते हैं कंपाउंड के अंदर, जिसके कारण हमारा रेजोनेंस क्रिएट होता है। जबकि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, वे मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण उनके कारण जो होता है रेजोनेंस नहीं होता। कंडीशंस देखेंगे हम रेजोनेंस की। कंडीशंस फॉर रेजोनेंस, देयर शुड बी एन अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द कंपाउंड। अभी मैंने बताया कि अल्टरनेशन ऑफ पाई बॉन्ड इन द कंपाउंड, इसमें दिखा है कि अल्टरनेशन होना चाहिए पाई बॉन्ड का। जैसे इसमें फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं, हमारा ये क्या है, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड। तो इसमें क्या हो रहा है, अल्टरनेशन हो रहा है। इसे ही क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन बोलते हैं। जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसे ही क्या बोलते हैं, डबल। मतलब पाई बॉन्ड का अल्टरनेशन होना चाहिए। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन है कि हमारा पाई बॉन्ड का अल्टरनेशन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन देखते हैं। सेकेंड कंडीशन है, इफ पाई बॉन्ड इज नॉट अवेलेबल एट अल्टरनेशन साइट और पोजिशन, देन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर कैन क्रिएट रेजोनेंस इन कंपाउंड। इसका मतलब है अगर पाई बॉन्ड अवेलेबल ना हो अल्टरनेशन साइड पर, अभी तो हमने देखा कि अगर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये होता है अल्टरनेशन पाई बॉन्ड का। उसने कहा अगर अल्टरनेशन मतलब वो अवेलेबल ही नहीं है अल्टरनेशन साइड पर, तो कैसे देखेंगे। तो हमारा क्या होना चाहिए, या तो होना चाहिए हमारा पोजीशन पे, हमारा अल्टरनेशन साइट और पोजीशन पे क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव चार्ज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज हो। तो जैसे ये एग्जांपल, फॉर एग्जांपल के लिए हम ये देखते हैं, जैसे हमारा ये है, तो यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल, तो वो डबल सिंगल नेगेटिव, मतलब या तो उसमें नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या फिर पॉजिटिव। ये डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, मतलब डबल बॉन्ड होगा तो, बट सेकेंड बार जो डबल बॉन्ड आएगा जैसे यहाँ डबल सिंगल डबल था तो वो डबल नहीं आएगा, फिर वहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फिर लोन पेयर या फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे क्या था, डबल सिंगल नेगेटिव, और यहाँ क्या है, डबल सिंगल पॉजिटिव। ठीक है, और या फिर होगा हमारा लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, या फिर हमारा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन, डबल सिंगल, और ये हमारा क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसकी थर्ड कंडीशंस देखते हैं। तो इसमें है, इफ़ पाई बॉन्ड और एनी टाइप ऑफ चार्जेस प्रेजेंट एट अल्टरनेशन पोजीशन, देन पाई बॉन्ड शुड बी प्रेफर्ड फॉर रेजोनेंस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मतलब अगर पाई बॉन्ड भी प्रेजेंट है अल्टरनेशन साइड पर, और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भी मतलब प्रेजेंट है अल्टरनेशन साइड पर, तो हम इसे
किसे मतलब मान्यता देंगे या किसे प्रेफर्ड करेंगे रेजोनेंस के लिए? हम रेजोनेंस के लिए उसे प्रेफर्ड करेंगे पाई बॉन्ड को। देन पाई बॉन्ड शुड बी प्रेफर्ड फॉर रेजोनेंस। मतलब अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट है और नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है तो हम रेजोनेंस में मतलब प्रेफर्ड किसे करेंगे? हम मान्यता सबसे पहले पाई बॉन्ड को देंगे। मतलब जिसमें अल्टरनेशन किसका होगा? पाई बॉन्ड का होगा। जैसे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो हम वो मतलब प्रेफर्ड किसे करेंगे? वो पाई बॉन्ड को, ना कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। द टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। मतलब इसका मतलब है जैसे कि हमारे हमने एक एग्जांपल लिया था पीछे, जैसे इसमें नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ही कार्बन पर था। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर रेजोनेंस है तो दोनों या तीनों सभी कार्बन पर क्या आ जाएगा? हमारा वो आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो चार्ज जो है कंपाउंड पर इक्वली रहेगा, जितना चार्ज था वो उतना ही रहेगा, चाहे कितनी भी उसकी स्ट्रक्चर्स बन जाए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, वो क्या रहेगा? इक्वली रहेगा। पोजीशन ऑफ एटम शुड नॉट चेंज। मतलब एटम की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज क्या होगा? या तो डबल बॉन्ड चेंज होगा, या सिंगल बॉन्ड चेंज होगा, या पॉजिटिव चार्ज चेंज होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, या नेगेटिव चार्ज चेंज होगा, या लोन पेयर चेंज होगा, या फिर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन चेंज होगा। ठीक है, तो इसमें पोजीशन एटम की चेंज नहीं होगी। चेंज होगी तो पोजीशन किसकी होगी? डबल बॉन्ड की, सिंगल बॉन्ड की, पॉजिटिव नेगेटिव और फ्री इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, तो अब ये एग्जांपल आपके लिए है कि रेजोनेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन क्या है। कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड का होना, लोन पेयर का होना, चार्ज का होना, या सभी का होना। ये क्वेश्चंस आपको कमेंट में करके बताने हैं। जिसका भी क्वेश्चन सही होगा मैं उसे रिप्लाई करके बताऊंगी कि आपका क्वेश्चन सही है और उसे फीडबैक करूंगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही नहीं होगा तो भी आंसर करूंगी। तो आपको ये क्वेश्चंस कमेंट में करके बताने कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? पाई बॉन्ड का होना, लोन पेयर का होना, चार्ज का होना, या सभी का होना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? थर्ड है हमारे, रेजोनेंस में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है? जिसमें मिनिमम चार्ज हो या जिसमें मैक्सिमम चार्ज हो? क्योंकि हमारे जो है बीएससी फर्स्ट ईयर में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। और ये जो वीडियो है ये 11th क्लास के लिए भी है, क्योंकि रेजोनेंस तो सभी मतलब क्लासेस में आता है। जैसे 11th क्लास होगी, 12th क्लास में होगी, या फिर हायर एजुकेशन हो गई, सभी में पूछा जाता है। तो ये सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। या फिर लोन पेयर रेजोनेंस का एक एग्जाम्पल खुद लिखकर आप मुझे कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो ये चारों ये क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि पहले तो था फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही है कि रेजोनेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है। तो इनमें से आप मुझे ऑप्शन में बताना कि कौन सा ऑप्शन इसका सही है। सेकंड है कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर को रियल स्ट्रक्चर को कहा जाता है। थर्ड है कि रेजोनेंस में कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, जिसमें मिनिमम चार्ज हो या जिसमें मैक्सिमम चार्ज हो। और लोन पेयर रेजोनेंस का एक एग्जाम्पल खुद लिखकर आप कमेंट में बताना। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी इसका सेकंड पार्ट रह रहा है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे उसकी फ़ीचर्स, मतलब रेजोनेंस के फ़ीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।